Good morning students. My name is Upma Yadav. I am PGT हिंदी टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल डाउन. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पोएम नंबर 8 जिसका नाम है कन्यादान और इसके जो कवि हैं उनका नाम है ऋतुराज. तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पोएम को रीड कराती हूँ. हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि पोएम का नाम है कन्यादान. कोई भी कविता होती है या स्टोरी होती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है. तो इस कविता का भी एक उद्देश्य है. सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ. इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज ने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि जब अब कोई माँ अपनी बेटी को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर संस्कार देकर बड़ा करती है, फिर उसके बाद उसको एक अनजान व्यक्ति के हाथों में उसका हाथ सौंप देती है, उसका कन्यादान करती है, तब उसके ऊपर क्या गुजरती है, उसको कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है. तो कवि का उद्देश्य इस कविता के माध्यम से उस माँ के कष्ट को ही बताना है. तो चलिए स्टूडेंट्स, पोएम पढ़ते हैं. कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त. तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहते हैं, प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक, सच्चा, कि उस माँ का दुख कितना वास्तविक होता है, उस माँ का जो दुख है वो कितना सच्चा होता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करती है, अर्थात वो अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे हाथों में सौंपती है जो पूर्ण रूप से उसके लिए अनजान है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो. यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि वो माँ इस प्रकार दुखी होती है कि मानो वो लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी है. पूंजी का मतलब होता है संचित धन, इकट्ठा किया हुआ धन. मानो वही उसका एकमात्र आखिरी धन है और वो भी अब उसके हाथ से निकला जा रहा है. लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था. तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जिस लड़की का कन्यादान हो रहा है वो अभी सयानी नहीं है, अर्थात वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुई है, अभी उसमें बहुत बचपना है, ना समझी है, अभी इतनी भोली सरल थी. अब यहाँ पे जो कवि उसकी दूसरी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वो स्वभाव से बहुत भोली है और बहुत ज़्यादा सरल है. ये उसके स्वभाव की विशेषताएं हैं कि उसे इतनी भोली सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता है, अर्थात सुख का आभास उसे कब होता है, जब वो अपने विवाह के बारे में सोचती है. वो अपने विवाह के बारे में सोचती है कि उसका विवाह होने जा रहा है, उसे नए नए वस्त्र और नए नए आभूषण मिलेंगे और बहुत सारे उसे उपहार भी मिलेंगे. तो वो विवाह के इन सभी वस्तुओं के बारे में सोच सोचकर उसे सुख का आभास हो रहा है, वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता. बाँचना का मतलब होता है पढ़ना यहाँ पर. तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं, लेकिन उस बच्ची को जो विवाह के बाद जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को उसे अभी पढ़ना नहीं आ रहा है, अर्थात वो उन समस्याओं को जो विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री के जीवन में आती है, वो उन समस्याओं को नहीं देख पा रही है. क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि अभी वो बहुत समझदार नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है और वो स्वभाव से भोली और सरल है. इसलिए वो विवाह के बाद आने वाले जो अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, अनेक समायोजन होते हैं, अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, वो उन्हें नहीं समझ पा रही है. पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों को और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की. यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ का कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की. पाठिका का मतलब होता है पढ़ने वाली. तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि वो जो बालिका थी वो तुक और लय से युक्त, वो तुक और लय से युक्त कविता की पंक्तियों को पढ़ तो सकती थी, ठीक है, पढ़ सकती थी, लेकिन उस कविता का वास्तविक मतलब क्या है, उस कविता का अर्थ क्या है, उसे वो नहीं जानती थी. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो बच्ची विवाह करने के लिए तो जा रही थी, लेकिन उस विवाह का वास्तविक मतलब क्या है, उस विवाह की सच्चाई क्या है, उस विवाह का यथार्थ क्या है, उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था. धुंधले प्रकाश की, अर्थात जिस प्रकार धुंधला प्रकाश होता है, धुंधले प्रकाश में हमें स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार उस बच्चे को उस विवाह की सिर्फ धुंधली सच्चाई दिखाई दे रही थी, उसे वास्तविक सच्चाई उस विवाह की उसे नहीं दिखाई दे रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बेटा. माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना. अब यहाँ पे जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं, जब किसी भी लड़की का जब विवाह होता है तो उसकी माँ उसे अनेक प्रकार के संस्कार देती है, उसे समझाती है कि ससुराल में जाके ऐसे व्यवहार मत करना, ससुराल में जाके ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े. तो ये जो माँ है वो समझा के कह रही है
पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात पानी में झांकने का मतलब है दर्पण में देखना, शीशे में देखना, कि तुम ऐसा मत करना जब तुम ससुराल में जाओ तो सारे दिन शीशे के सामने बैठकर तुम अपने चेहरे की सुंदरता पर रीझती रहो, अपने चेहरे की सुंदरता पर इतराती रहो और सारे दिन सजती संवरती रहो। माँ ये कहना चाहती है कि जब तुम ससुराल में जाओगी तो सजने संवरने का ही काम तुम्हारे पास नहीं होगा, बल्कि उस परिवार की अनेक जिम्मेदारियाँ, उस परिवार के अनेक कर्तव्य भी तुम्हारे ही होंगे जिन्हें तुम भली भांति निभाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे जो माँ है उस माँ ने दो बात कही है कि ये माँ समझाना चाहती है कि जो आग का काम है वो भोजन बनाकर तैयार करना है, जलकर मरना या मारना नहीं है। अर्थात माँ यहाँ पे बच्ची को ये समझाना चाहती है, या उस माँ के माध्यम से कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब लड़की ससुराल जाती है शादी करके तो कई जो ससुराल वाले होते हैं वो इतने लालची होते हैं कि दहेज के लिए उस लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उसे कष्ट देते हैं ताकि वो अपने मायके से दहेज लेकर आए, और जब वो दहेज लेकर नहीं आती तो उसे जलाकर मार दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो खुद उसे जलाकर नहीं मारते हैं लेकिन उसे इतने कष्ट, इतना तकलीफ़ देते हैं कि वो अपना संयम और धैर्य खो देती है और वो खुद ही जलकर मर जाती है। तो माँ उसे यही बात समझा रही है कि आग का काम सिर्फ रोटियां सेकना है, भोजन बनाकर तैयार करना है, जलकर मरना या मारना नहीं है। अर्थात ना तो तुम अपने साथ गलत करना और ना ही किसी के द्वारा होने देना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर जो माँ है वो अपने बच्चे को समझाती हुई कहती है कि जो स्त्री के जीवन में वस्त्र और आभूषणों का स्थान है वो शब्दों के भ्रम जाल की तरह है। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बड़ी चालाकी से शब्दों के भ्रम जाल में फंसा लेता है और फिर उससे वो वही करवाता है जो वो चाहता है। तो यहाँ पे जो माँ है वो ये स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है कि जब लड़की का विवाह होता है तो उसके ससुराल वाले उसे अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रदान करते हैं, और लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि अब वो लड़की अपनी आज़ादी को खो दे, अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खो दे। माँ कहती है कि शब्द और वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के सिर्फ बंधन है, उसकी आज़ादी को छीनने वाले हैं और कुछ भी नहीं। अर्थात माँ ये बताना चाहती है कि वो तुम्हें बहुत सारे शब्द, वस्त्र और आभूषण प्रदान करेंगे, लेकिन लेखिका की माता का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अनेक प्रकार के नए नए वस्त्र और आभूषण प्रदान करेंगे, लेकिन बदले में वो तुमसे तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारे सपने भी तुमसे छीन लेंगी। तो इस प्रकार जो वस्त्र और आभूषण है वो स्त्री जीवन के एक बंधन के समान है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब बेटा इन दो जो पंक्तियां हैं इनमें विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है कि लड़की भी होना और दिखाई भी मत देना। इसका मतलब है माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि लड़की होना अर्थात लड़कियों के कुछ गुण होते हैं, ऐसे गुण जिनसे वो, जैसे कि वो संस्कारी होती हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करती हैं, विनम्र होती हैं, सदैव अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं, उनकी अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखती हैं। तो इस प्रकार लड़कियों के कुछ गुण होते हैं जो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो माँ कह रही है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई भी मत देना। अर्थात अब माँ ये कहना चाहती है लेकिन इतना भी ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर जो विनम्रता का गुण है, तुम्हारे अंदर जो बड़ों की आज्ञाकार, बड़ों का सम्मान करने का जो गुण है, इसका कोई भी अनुचित लाभ न उठाने पाए। अर्थात लड़कियों के सारे गुण अपने अंदर सहेज कर भी रखना और किसी को अनुचित लाभ भी उठाने मत देना। तो बेटा स्टूडेंट्स, आपकी ये पोएम अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।